ओके। जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जय काव्य एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, हम लोग कल वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आपको मैंने वंशानुक्रम को पूरी तरह से समझाया भी था और वातावरण को बताया था कि दोनों क्या अंतर हैं और दोनों कैसे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो वंशानुक्रम में और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, या कैसे शिशु बनने की या भ्रूण बनने की प्रक्रिया बनती है या प्रक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चा, टॉपिक का नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक बच्चा। अब इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम होता क्या है, ठीक है। कल हमने देखा, कल वाले वीडियो में, कि वंशानुक्रम क्या होता है, किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। मैंने उसके कुछ घटकों को भी बताया था। आइए देखते हैं वंशानुक्रम की क्रिया विधियां। वंशानुक्रम की क्रिया विधियां, इसमें क्या होता है कि जो इसको कहते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की क्रिया विधियां या प्रक्रियाएं या विधियां, किस तरह से वंशानुक्रम होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात एक आप जानते हैं इसमें कि निषेचन की प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम जानते हैं ना बच्चा, क्या होती है? यहां पे बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं बना के, ठीक है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए पति और पत्नी है, या कह सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक, इन दोनों ने संलग्न क्रिया के साथ क्या किया? निषेचन किया। इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा। तो आप लोग जानते हैं कि जो मेल होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है। क्या? स्पर्म। और इनमें क्या पाया जाता है? ओवम पाया जाता है। क्या बच्चा? ओवम। ठीक है, क्या पाया जाता है? ओवम पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब निषेचन के दौरान स्पर्म और ओवम दोनों क्या करते हैं? एक साथ मिलते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से संरचना होती है, मान लीजिए किसकी? ओवम की। इसमें छोटे छोटे ऐसे वर्टिकल्स रहते हैं, और मान लीजिए ऐसे क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक, ये क्या है? स्पर्म है, और ये क्या है? ओवम है। ठीक है। तो अब इन दोनों की जब फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है कि अभी तो ये फर्स्ट फेज है। कौन सा फेज? फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि जो फीमेल का ओवम होता है और जो मेल का क्या होता है, ये जाके इससे ओवम से चिपक जाता है। क्या होता है बच्चा? चिपक जाता है। तो ओवम से चिपकने के बाद तब जाके इसमें ओवम और स्पर्म जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? एक जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, जिसको आप कहते हैं संयुक्त कोष। और दिखे संयुक्त कोष यही है। कौन है बच्चा? संयुक्त कोष, यही जाइगोट बना है। इसके बाद क्या होता है? इसके उपरांत होता यह है कि जब जाइगोट बनता है, उसके पश्चात क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है बच्चा? भ्रूण बनता है। मतलब शिशु का वो शरीर जो है वह एक जगह माता के गर्भ में आके रुक जाता है,
और ओवरी में क्या होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है, किसका, भ्रूण का होता रहता है। ठीक है बच्चा, तो ये रहा फर्टिलाइजेशन से लेके गर्भ धारण तक। क्लियर है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत? फर्टिलाइजेशन से लेके कहाँ तक की प्रक्रिया रही, गर्भ धारण तक की प्रक्रिया। अब इसमें देखिए संयुक्त कोष क्या कहते हैं, संयुक्त कोष किसे कहते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही समझा दे रहा हूं, लिखने की आप तो जरूरत नहीं है। यह एक गाढ़े तरल पदार्थ का होता है जो साइटोप्लाज्म से क्या होता है, बना होता है। लिख दें, लिख दे बच्चा। तो देखिए जाइगोट क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं, क्या, जाइगोट। या संयुक्त कोष इसी को कहते हैं, उधर मैंने लिखा है फिर लिख दे रहा हूं, संयुक्त कोष। ठीक है, यह होता है, यह गाढ़े तरल पदार्थ में होता है जो साइटोप्लाज्म का बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है। ठीक है बच्चा, किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, नाभिक पाया जाता है। और यही नाभिक किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। क्लियर है इतना? क्लियर बच्चा, आगे चलते हैं। अब इसमें जो एक और चीज आती है, क्या आती है, गुणसूत्र। गुणसूत्र यह क्या होती है, स्पर्म की आंतरिक संरचना होती है। और जैसे दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं जोड़े में 23 होते हैं और वैसे संख्या में 46 होते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको क्या, क्रोमोसोम। हिंदी में इसको ही कहते हैं क्या, गुणसूत्र। क्लियर है? अब गुणसूत्र क्या होता है, जो नाभिक होता है, वही नाभिक जो किस में पाया जा रहा है, जाइगोट में। इस नाभिक के अंदर ढेरों समान संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें गुणसूत्र भी होता है। उसमें क्या होता है आपका, उस गुणसूत्र में क्या होता है, वो जीन्स होता है। ठीक है, तो जो ढेरों सारी संरचनाएं पाई जाती हैं वह क्या होती हैं, क्रोमोसोम कहलाती हैं। और वही क्रोमोसोम जो किस फॉर्म में होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में। आप लोग ये जानते होंगे। इनको मैंने अभी बताया कि ये जोड़े में, या कह सकते हैं कि पेयर में जो इनकी संख्या होती है, पेयर में ये होते हैं कितने, 23। और नंबर्स में अगर देखा जाए, मतलब संख्या में देखा जाए, तो ये होते हैं 46 होते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चा? तो क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्रोमोसोम वह आंतरिक संरचना है जो जाइगोट में उपस्थित नाभिक में ढेरों सारी संरचनाओं का निर्माण किए हुए रहती है। वह क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है, जिसमें क्या 23 गुणसूत्र, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और उस गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चा, जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। और आप लोग अगर यहाँ गुणसूत्रों की बात करें तो XX गुणसूत्र की जो वाहक होती हैं वह माता होती हैं, और XY गुणसूत्र के जो वाहक होते हैं वह पिता होते हैं, या कह सकते हैं फीमेल होती हैं और ये मेल होते हैं। क्लियर है बच्चा? इतने में क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस, अरे सॉरी, जीन्स की। किसकी बच्चा, जीन्स की बातें कर रहे हैं, जीन्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं,
जीन को हिंदी में क्या कहते हैं जीन्स को? इसको जीन लिख लीजिए, जीन कहते हैं, ठीक है। तो जीन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में पित्रैक। कहीं कहीं पूछ देता है तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं जरूरी है इसको बताना। तो मैंने कहा कि जो जीन होते हैं वह क्रोमोसोम के अंदर, किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर पाई जाने वाली एक जैविक संरचना होती है। जैविक संरचना होती है। पित्रैक क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर पाई जाने वाली एक जैविक संरचना, या कह सकते हैं कि ऐसे जीवाणु, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले छोटे जो जीवाणु होते हैं वही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं जीन के माध्यम से क्या होता है? बच्चा लिंग का, अरे एक मतलब जो गुण होते हैं माता पिता के, वो अपने पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखिए जो गुणसूत्र होते हैं आप लोग जानते ही होंगे कि ये मान लीजिए मेल है और यह फीमेल है, इनका XY और इनका XX। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अगर यहाँ पे लिख लें क्या? XX और यहाँ पे लिख लें XY, तो जब XY मिलते हैं, क्या मिलते हैं? X और Y। क्या बच्चा? X और Y। रुकिए एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, मैं फिर से इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। अब जैसे कि देखिए कि जो इनके XX गुणसूत्र मिले तो क्या हुई? ये गर्ल हुई, ठीक है। और XY गुणसूत्र मिले तो क्या हुआ? बॉय हुआ। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? और जब ये वाला गुणसूत्र मिला, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये और ये, तो भी क्या हुई? गर्ल हुई। और जब कौन सा? ये और ये मिला, ये और ये मिला तो भी क्या हुआ बच्चा? बॉय हुआ। मतलब अगर कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है या होने वाली संतान, ध्यान दीजिए बच्चा, दिख रहा है ना? होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इसका लिंग का निर्धारण किस पक्ष से होता है? तो पितृपक्ष से होता है, क्योंकि उसमें एक अलग से पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है, एक जोड़ा। क्लियर है इतना? इतनी चीजें आपके समझ में आई? क्लियर है बच्चा? देख लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठा करिए। मैंने कहा है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे उम्मीद है कि मैं समझा भी पा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए। और जो भी डाउट हो रहा है आपको इस चीज़ में, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये हमें समस्या है, मैं तुरंत यहीं पे बता दूंगा। लिखिए सभी लोग। समझ में आया? ओके, डन है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे? वंशानुक्रम के नियम देखेंगे। क्या बच्चा? वंशानुक्रम के नियम देखेंगे। मिटा दे इसको। मैं आपका कमेंट देख रहा हूं बच्चा, खींच के लिखिए, खींच के लिखिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में खींच के लिखिए। ओके है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं। इसमें देखिए वंशानुक्रम में दो ठो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? वंशानुक्रम को परिभाषित करने का प्रयास किया था। चलिए मैं अलग ना बता के, मैं जब सिद्धांत बताऊंगा वंशानुक्रम के सिद्धांत, मैं उसी में बता देता हूं उनको। तो आता है वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। इसमें
जो पहला सिद्धांत है, कौन सा पहला, वह कौन सा है, वह कौन सा है, इसको कहते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, a theory of adoption and infection, the theory of adoption and infection, मतलब अर्जित और संक्रमित। अब ये इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो किसको माना जाता है, लैमार्क को माना जाता है। किसको बच्चा, लैमार्क को। इन्होंने क्या कहा था, देखिए किसने, अकॉर्डिंग टू लैमार्क, इन्होंने कहा था, इन्होंने पहले तो देख लीजिए कि ये जो शोध किए थे वो जिराफ की गर्दन लंबी क्यों, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों, इस पे इन्होंने पहले तो शोध किया था। एक इन्हीं के साथ डार्विन भी थे, ठीक है, तो उनका भी देखेंगे। लैमार्क ने कहा था कि जैसे जिराफ की पहली पीढ़ी, जिराफ की पहली पीढ़ी की पहली पीढ़ी की गर्दन सामान्य रही होगी। दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता एवं पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार इनकी गर्दन में अगली पीढ़ी में बदलाव मिले। इनकी गर्दन थोड़ी सी क्या हो गई, लंबी हो गई, उसका जो इनकी गर्दन थी क्या हुई, अगली पीढ़ी में उसका बदलाव मिला। मतलब पहले से जो सामान्य थी वह क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ी। मतलब ये कहना चाहते थे कि जब किसी भी व्यक्ति के जिस भी अंग का प्रयोग कम हो जाएगा वह क्या करेगा कि वैसे का वैसे ही बना रहेगा, और शरीर के जिस अंग का प्रयोग आप बार बार ज्यादा करेंगे वह अंग आपका लंबा होता चला जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि जैसे कि मान लीजिए कि इनके सामने मान लीजिए कि चुनौतियां आई, ठीक, तो अब जो झाड़ियां खत्म हो चुकी थी नीचे जो झुक के खा सकते थे, अब जब झाड़ियां खत्म हो गई तो लंबे लंबी झाड़ियों के अब उनका आहार बनाना पड़ा उनको। तो अब कैसे उसको बनाएंगे, उचक के जब आप ही किसी चीज को नहीं जैसे पा पाते हैं तो क्या करते, थोड़ा सा पैरवा उठा लेते हैं, तब उसको क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो बस वैसे ही जब वो नहीं पहुंच पा रहे थे तो क्या करते थे कि वो ऐसे खींच के क्या करते थे, वहां पे मुंह ले जाने का प्रयास करते थे। तो उसकी मांसपेशियों में क्या हुआ, खिंचाव हुआ। अब वह खिंचाव उस पीढ़ी में नजर नहीं आया। देखिए बहुत बड़ी बात है, वो मांसपेशियों का खिंचाव उस पीढ़ी में नजर ना आके उसके आने वाली 10वीं पीढ़ी में दिखाई दिए। किस पीढ़ी में, 10वीं पीढ़ी में दिखाई दिए। मतलब एक पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी में जाके ये दिखा कि पहले की पीढ़ी की तुलना में अब की पीढ़ी की गर्दन क्या है, लंबी है। बच्चा क्लियर है, यहां पे बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बच्चा, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी।
तो वही कह रहा है कि जैसे अब आते हैं इसके सिद्धांत पे कि जब बच्चे को माता पिता से जिस भी प्रकार का संक्रमण मिलेगा, संक्रमण का मतलब बीमारी से नहीं, मतलब जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे उसका असर उनके बच्चे पे क्या होगा, पड़ेगा, बच्चे पर उसका असर पड़ेगा, इनका असर पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? खींच के लीजिए सेशन को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ पाएं और इस बेहतरीन से बेहतरीन सेशन का लाभ ले पाएं। 1 सेकेंड बच्चा, थोड़ा पानी पी ले। आइए बच्चा देखते हैं अगला। ये क्या हुआ, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अगला आता है दूसरा है समानता का नियम। कौन सा बच्चा? समानता का नियम। समानता का नियम, लॉ ऑफ इक्वेलिटी। क्या? लॉ ऑफ इक्वेलिटी। क्लियर है? समानता का नियम। अब यह नियम क्या कहता है? यह नियम यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी संसार के किसी भी प्राणी की ले लीजिए, किसी भी प्राणी की जैसी संरचना होती है वह प्राणी अपने ही समान संरचना वाली पीढ़ी को जन्म देता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बनाता हूं, मान लीजिए ये कुछ है, कोई जीव है, मान लीजिए संसार का कोई भी जीव है, तो जो इसका बच्चा होगा ये भी इसी के आकार के समान होगा। इसका जो भी बच्चा होगा या पीढ़ी होगी इसी के आकार के समान होगी। जैसे अगर मानव की बात करें तो मान लीजिए मानव का जो शरीर है कुछ इस तरह से होता है हमारे बनाने के अनुसार। ठीक है? अरे मुँह इसका बड़ा हो गया भाई। चलिए आइए देखते हैं बच्चा। ठीक, तो इनकी ये जो बच्चा होगा, जो इनसे बच्चा मानव प्रजाति से जन्म लेगा वह भी इसी संरचना का होगा। देखिए उन्हीं संरचना का होगा। मतलब समानता का नियम यही कहता है कि जो भी इस धरती के जीव हैं वह अपने ही संरचना के समान संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, या अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। एक एक टॉपिक बच्चा मैं समझा दूंगा, एक एक सिद्धांत इतना बेहतर ढंग से आपको समझने को मिलेगा ना कि आप कभी जिंदगी में अगर इस बार नोट्स बना लिए या कायदे से पढ़ लिए ना तो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। आगे आते हैं। अगला आता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत।
लॉ ऑफ वेरिएशन। क्या बच्चा? लॉ ऑफ वेरिएशन इसको कहते हैं। इसमें आता है क्या कि जैसे इस सिद्धांत का मानना है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। क्या होता है बच्चा? भिन्न होता है। क्या होता है साथी? अलग होता है। अब इस व्यक्ति की जैविक संरचना की बात कर ले, शारीरिक संरचना की बात कर ले, मानसिक संरचना की बात कर ले, या समाज में उसके होने वाले व्यवहार की बात कर ले, प्रत्येक संसार के प्रत्येक व्यक्ति में एक अलग ही स्वभाव होता है उनका, जो कि अपने आप में अनोखा होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एक आध दो चीजें आपको सिमिलरिटी जैसी दिख जाएंगी, सिमिलर दिख जाएंगी, लेकिन जो मुख्य घटक होगा किसी व्यक्ति का, जिसको कहते हैं एक इंटरनल पावर, कहते हैं ना कुछ आप में विशेष होता है, तो वही विशेष जो है दूसरे में विशेष नहीं होगा, उसका विशेष अलग होगा, आपका विशेष अलग होगा। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और यह एक व्यक्ति है। ये दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। दोनों क्या हैं? मित्र है। मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक कहाँ गए? बार में गए, मान लीजिए बार में गए, या कह लीजिए पार्क में गए, पार्क में गए। ठीक, ये भी बैठे, ये भी बैठे, दोनों लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि अरे कुछ मंगाते हैं खाने के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो उसी वक्त यह कहा, इसने कहा कि जूस मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? जूस। उसी समय इसने कहा कि नहीं, बियर मंगाते हैं। देखिए, मित्र हैं, एक ही साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है। ये बियर मंगा रहा है और ये जूस मंगा रहा है। यही होता है व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब, कि एक साथ एक जगह एक परिवेश में रहने के बाद भी व्यक्ति के अंदर जो वास्तविक भिन्नताएं होती हैं वह समान नहीं होती। क्लियर है बच्चा? आगे चलते, अगला सिद्धांत पे आते हैं, जो कौन सा है? जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का कौन सा सिद्धांत बच्चा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, इस सिद्धांत को कह सकते हैं कि ज्यादातर इस पे बीजमैन के कथन का, बीजमैन का प्रभाव दिखता है। किसका दिखता है? प्रभाव दिखता है। अब बच्चा आता है कि बीजमैन का प्रभाव क्या दिखता है। ऐसा बीजमैन ने क्या कहा था? तो बीजमैन ने यह कहा था कि जैसे मंद बुद्धि माता पिता के, मंद बुद्धि माता पिता की संतान सामान्य बुद्धि के साथ, और सामान्य बुद्धि माता पिता के सामान्य माता पिता की संतान मंद बुद्धि हो सकती है।
क्लियर है बच्चा? क्लियर है यहाँ पे कि मतलब अगर किसी बच्चे के माता पिता, ध्यान दीजिए, माता पिता इंजीनियर हैं, क्या है? इंजीनियर हैं, जरूरी नहीं है कि उनका जो पुत्र है वह भी क्या होगा? इंजीनियर होगा। कहने का ये मतलब है, अर्थात मतलब जरूरी नहीं है कि वह वैसी ही तीक्ष्ण बुद्धि लेके क्या होगा? पैदा होगा। जरूरी नहीं हुए, क्या है? नहीं है। यह कहता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्लियर है? आगे चले। आज सारे सिद्धांत को मैं खत्म कर दूंगा, जो मुख्य मुख्य है मैं बता देता हूं आपको। यह चौथा सिद्धांत था, मैंने तीसरा लिख रखा था, यह चौथा था। ठीक है, पहला पढ़ा आपने अर्जित गुणों के समानता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, दूसरा समानता का नियम, तीसरा वैयक्तिक भिन्नता का नियम, चौथा था प्रत्यागमन का नियम। अगर देखते हैं पांचवा, ये आता है, ये सिद्धांत है बीजकोष के निरंतरता, बीजकोष के निरंतरता का सिद्धांत। इसमें इसके प्रतिपादक थे ये स्वयं कौन थे? बीजमैन थे। कौन थे बच्चा? बीजमैन थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो बीजकोष होता है वह दो भागों में बटा होता है। एक होता है दैहिक कोष और दूसरा होता है उत्पादन कोष। उत्पादन कोष, दैहिक कोष में क्या आता है? दैहिक कोष में आता है शरीर रचना, शरीर रचना, और उत्पादन कोष में क्या होता है? जन्म देना। ठीक है, और यह सिर्फ अब निरंतरता का सिद्धांत का मतलब बीजकोष के मतलब अब यह अगली पीढ़ी में भी ऐसे ही होगा। ये नहीं कि उनके में उत्पादन कोष नहीं होगा, सिर्फ दैहिक कोष होगा। अगली पीढ़ी में भी क्या होगा? दैहिक कोष और उत्पादन कोष होंगे ही, तभी तो बालक जन्म ले पाएगा। क्लियर है बच्चा? इतना एकदम देखिए सरल भाषा में, सरल चीजों में मैं समझा रहा हूं आपको, इससे ज्यादा है ही नहीं समझाने को कुछ, एकदम ही सरल भाषा में। तो सेशन बेहतरीन है, कंटेंट बेहतरीन है, खूब लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को तैयार करते रहिए, ताकि आपके परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में कभी भी फिर दोबारा मेहनत न करनी पड़े। बस एक बार आप रिवाइज करें, सारी चीज़ें याद हो जाएं या सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। आइए आगे चलते हैं। ये क्या है? क्लियर वीडियो चल रही है ना बच्चा? साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आते हैं। अब आता है माता पिता के पक्ष का सिद्धांत। ठीक है, यह क्या कहता है? जैसे कि मान लीजिए यह माता है और यह पिता है, इनके अंदर आप लोग जानते हैं कि जो थ्योरी बताती है वंशानुक्रम की 50-50% बताती है माता पिता से बच्चों में। तो जो ये बच्चा है, इनका जो ये बच्चा है, कौन है ये बच्चा? जो है बच्चा जो है, तो मान लीजिए माता के 50% और पिता के 50%, ऐसा माना जाता है कि दोनों में से 50-50 आ सकते हैं, 50-75 आ सकते हैं, 75-25 आ सकते हैं। ठीक है, या 25-25 ही आ सकते हैं, 25-25 अगले पीढ़ी में जा सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए माता के मान लीजिए 25% गुण और पिता के 75% गुण,
या माता के 75% गुण बच्चे में, या पिता के 25% गुण। लेकिन आ तो दोनों से रहे हैं ना बच्चा, आ तो दोनों से रहे हैं साथी। तो अगर दोनों से आ रहे हैं तो वही कह रहा है कि माता पिता के पक्ष का सिद्धांत, या इसी को कहीं कहीं देख लेंगे मातृपक्ष पितृपक्ष का सिद्धांत भी मिलता है, कि मतलब बालक के अंदर माता के भी कुछ गुण, पापा के भी कुछ गुण अवश्य है कि वह आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे जो आता है बच्चा, इसमें बहुत सारे और हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि ये मेन जो थे मैंने आपको बता दिया। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब हो चुका है समय अब मेरे जाने का। ठीक है, सेशन को बंद करने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और आप लोग बहुत मन से पढ़े होंगे और अच्छे से नोट को प्रिपेयर किए होंगे। तो सो बच्चा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मिलेगा तो हमें और जुनून आएगा आपको और बेहतर तरीके से कंटेंट देने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों दोस्तों से करवाइए, अपने सहयोगियों से करवाइए, यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी करवा दीजिए जो आपके असफलता के इंतजार में बैठा है, क्योंकि तभी तो आप कहेंगे कि अरे हम ना डरे हैं क्योंकि अनूप सर से पढ़े हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चा। जय हिंद, जय जय काव्य एकेडमी।